नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आपका जो 24 तारीख को ओलंपियाड का पेपर होने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप सभी को ओलंपियाड का पेपर से मतलब आपके जो ओलंपियाड का पेपर है उससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वह कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और किस प्रकार आपको वह टॉपिक पढ़ने हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो यह ओलंपियाड की जो परीक्षा होने वाली है, तो बच्चों इसमें जो यह परीक्षा है यह जन शिक्षक केंद्र स्तर पर होने वाली है, जिला स्तर पर नहीं हो रही है, जन शिक्षक स्तर पर होगी। और मैंने अपने चैनल पर आप सभी को बताया था कि आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त होंगे, मैंने इसकी जानकारी भी आपको दी थी, किस प्रकार आपको अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करने हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए किस प्रकार आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। आप सभी को बच्चों 10:30 बजे अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाना है। और आप लोगों का जो परीक्षा है वह बच्चों कितने बजे से शुरू होनी है उसमें टाइमिंग लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड में, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो यह ओलंपियाड की परीक्षा होने जा रही है यह बच्चों कक्षा 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा। तो बच्चों आप सभी को एक बात याद रखनी है कि इन सभी कक्षाओं के लिए एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर होगा। 6वीं के लिए भी वही पेपर आएगा और 7वीं के लिए भी वही पेपर आएगा और 8वीं के लिए भी वही पेपर आएगा। पेपर का लेवल सेम रहेगा, एक ही पेपर रहेगा, ठीक है बच्चों, तीनों कक्षाओं के लिए। तो आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में बच्चों में आप सभी को जो हिंदी के प्रश्न हैं कुछ, और अंग्रेजी के और संस्कृत के और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आईएमपी जो बहुत महत्वपूर्ण आईएमपी टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न फंसने की 100% संभावना है। 100 मतलब 101% संभावना है कि यही प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिकों को आपको अच्छे से करके जाना है। आप तो लिख के ले लीजिए, इन टॉपिकों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हिंदी आप लोगों को पता है कि 30 नंबर की पूछी जानी है। अंग्रेजी आप सभी को पता है 20 प्रश्न आएंगे अंग्रेजी के। संस्कृत के 20 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे और समाज विज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे। टोटल बच्चों आप लोगों को पता है 130 का आप प्रश्न आएंगे, जिसमें इसका एक प्रश्न कितने का रहेगा, 3 का। तो 13 3 39 मतलब 300 अंक का जो आपका पेपर है वह होने वाला है। तो बच्चों चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की यहाँ से। चलिए देखिए बच्चों आगे। तो देखिए यहाँ से बच्चों इस वाले में मैंने बताया है आपको। सबसे पहले मैं आपको हिंदी की जानकारी दे देता हूँ बच्चों। तो हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा है ना, इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए हिंदी में आपको संज्ञा से 100% एक प्रश्न मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल से संज्ञा के बारे में कभी 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में आपको पढ़ना है। वाक्यों के बारे में पूछा जाता है बच्चों कि इस प्रकार प्रश्न आते हैं वाक्यों के कि मतलब आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है या कौन सा वाक्य है। मैंने आपको बताया, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत अधिक जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी। ओलंपियाड वाले बच्चों को यह वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाली है, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए आप, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें अगला जो है उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें आपको अगला जो रहेगा इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे जाएंगे आपके। 1-2 प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से भी आएंगे। उसके बाद आपको छंदी विच्छेद भी आएगी कि कितने छंदी विच्छेद करने को आएगा। छंदी विच्छेद दिया रहेगा तो आपको एक शब्द बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो उसको आपको छंदी मतलब उनको मिलाना पड़ेगा। छंदी विच्छेद आएगा तो मिलाना पड़ेगा। छंद से भी 1-2 प्रश्न आए हैं और रस से भी आपको 1-2 प्रश्न आएंगे। मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द में वाक्यांश और अनेकार्थी। और बच्चों इनकी भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से, यह आपको एक बार पढ़कर अवश्य जाना है इनको भी, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। इनकी तो अभी मैं जानकारी दे देता हूँ, रस तक मैं पूरा अभी आपको विवरण बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम। देखिए और एक और चीज़ आपको जो, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ हिंदी में, इनसे आप लोगों को बच्चों टोटल हिंदी में कितने 30 प्रश्न आएंगे। उसमें से आपके जो 20 प्रश्न रहेंगे वह आपके व्याकरण पर रहेंगे बच्चों, ठीक है।
व्याकरण पर रहेंगे। उसके बाद जो आपके 10 बचे हुए अंक हैं, वह 10 बचे हुए अंकों का जो ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये पुस्तकें दी गई हैं, मतलब पुस्तकें आप ये उनको बोल सकते हैं या फिर कहानी बोल सकते हैं। तो इन कहानियों से बच्चों 10 प्रश्न आपके बनने हैं। कितने? 10 प्रश्न बनने हैं। तो आपको इन कहानियों को एक बार पढ़कर अवश्य जाना है। आप देख सकते हैं ये कहानी मैंने देखी, ये चौथी पाँचवीं के लिए है और ये छठवीं से 8वीं के लिए पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं। तो इन कहानियों को अवश्य पढ़कर आपको जाना है। 101% इन कहानियों से प्रश्न बनने वाले हैं बच्चों। तो इन कहानियों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप गूगल करेंगे तो ये आपको पूरी कहानियाँ मिल जाएंगी। तो आप इन कहानियों को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और ये कुछ कहानियाँ हैं जो कि चौथी पाँचवीं वालों के लिए हैं, ठीक है, चौथी पाँचवीं वालों के लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें जो अगला है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो बच्चों आप सभी को देखिए यहाँ पर दिया गया संज्ञा। सबसे पहले मैंने बताया था, तो संज्ञा के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न 100% आएंगे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक प्रश्न आया था तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण उन्होंने दे के रखा था, आपको बतानी थी कि कौन सी संज्ञा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पुराना प्रश्न पत्र बताया है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख कर आइए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे मोहन हो गया, है ना, या फिर किसी का स्थान का नाम है दिल्ली, है ना। अगर जैसे कोई भाव है, जैसे, है ना, उसके बाद जैसे सुंदरता एक गुण है, ये इनके अगर नाम हैं, जैसे पशु एक जाति है। तो अगर आपको जाति, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया का भाव हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उनके नाम को क्या बोलेंगे बच्चों? उनके नाम को संज्ञा बोलते हैं। आप बचपन से इसके पढ़ते आ रहे हैं। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको। तो आप बने रहिए अंत तक वीडियो में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, जातिवाचक जो संज्ञा है वह क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, इन सभी में आपको व्यक्ति या फिर स्थान या वस्तु का बोध हो रहा होगा। अगर आपको इन 3 चीज़ों का बोध हो कि किसी अगर व्यक्ति का वर्णन है, बोध हो रहा है, या स्थान का या वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, तो वह बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बच्चों मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2 साल से प्रश्न आ रहा है संज्ञा से, तो आपको इसको कर जाना है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें आपको प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो अगली संज्ञा है इसमें है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो समूहवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार हो गया, परिवार एक क्या है? समूह है, इसमें आपको समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस का एक क्या रहता है? एक समूह रहता है। या फिर ये भीड़ हो गया, तो भीड़ व्यक्तियों का समूह है। तो जिसमें आपको समूह का बोध हो, किसका आपको याद रखना है कि अगर आपको समूह का बोध होता है तो वह कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा, अगला प्रश्न नहीं, अगला जो संज्ञा होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए बच्चों। जब द्रव्य क्या होंगे? द्रव्य जैसे आपके पानी हो गया, है ना। उसके बाद आपका द्रव्य में और क्या आ जाएगा? कुछ भी तेल हो गया, घी हो गया, जो भी ये वस्तुएं रहती हैं द्रव्य के रूप में रहती हैं, पदार्थ रहते हैं, तो वो सभी पदार्थ या जो द्रव्य रहेंगे तो वो किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में पूछा गया है, एक कोई वाक्य दे दिया उन्होंने और उसमें पूछा इसमें द्रव्य क्या है, तो उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो उसमें जो भी द्रव्य होगा, जैसे तेल का जिक्र है या घी का उसमें विवरण किया गया है, तो वह क्या हो जाएगा? घी या तेल आदि ये सब क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। तो आपको अगर द्रव्य का बोध हो रहा है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब संज्ञा किसी के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवान, भला,
मह मतलब सुंदर, सत्य, कोमलता। तो इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, संज्ञा इस प्रकार कवर हो जाएगी। संज्ञा में इतना ही होता है, इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। इसके बाद बच्चों आपको थोड़ा सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। जैसे मैं, तुम, आप, ये सब क्या है बच्चों, सर्वनाम है। तो देखिए ये कौन सी सर्वनाम है, क्या है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे सर्वनाम के प्रकार क्या क्या होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो जैसे पुरुषवाचक में कौन कौन से होंगे, उदाहरण देखिए, वह, वे, आप, तू, यह पुरुषवाचक संज्ञा हो जाएंगी। निजवाचक संज्ञा कौन कौन सी होंगी बच्चों, स्वयं, अपना। जैसे मैं स्वयं यह काम करूँगा, तो इसमें जो मैं है या स्वयं है ये क्या हो जाएगी बच्चों, निजवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो अगली संज्ञा होती है बच्चों, वो क्या होती है, प्रश्नवाचक संज्ञा। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, प्रश्नवाचक संज्ञा मतलब जिसमें आपको प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, ये क्या हो जाएंगी, आपकी प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जो अगला है, जैसे यहाँ पर दिया है, यह किस्सा किसका बस्ता है, तो यहाँ पर किसका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगली सर्वनाम होती है निश्चयवाचक संज्ञा। तो वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का, संख्या का बोध कराएं, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो है कौन सी संज्ञा हो जाएंगी, निश्चयवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगली संज्ञा होती है जो हमारी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो वाक्यों में वाक्यांश को जोड़ते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा होती है, जो संबंध। जैसे दो वाक्य दिए गए हैं आपको, तो उनको जो भी वाक्य जोड़ने के, जैसे जो, जिससे। तो जैसे एक वाक्य दिया है यहाँ कि यह वही किताब है जो मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ दो वाक्य हैं, एक इतना वाक्य है और एक इतना वाक्य है। तो इसमें जो जोड़ने का काम कर रहा है वो जो कर रहा है, तो जो क्या हो जाएगी, संबंधवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद जो अगली संज्ञा होती है बच्चों, वो क्या होती है, परस्परवाचक संज्ञा। तो इसमें परस्परवाचक संज्ञा में आपको उदाहरण, जैसे आपको आपस में क्रिया का बोध हो, जैसे एक दूसरे। तो जैसे सभी मित्र एक दूसरे से मिले हैं, तो इसमें जो एक दूसरे हो जाएगा वो क्या हो जाएगी बच्चों, हमारा परस्परवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब आपको सर्वनाम पूछा जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है, कौन सी संज्ञा है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आज्ञावाचक सर्वनाम क्या होती है, कृपया, साहब। तो जैसे एक वाक्य दिया है आपको उदाहरण के तौर पर कि कृपया मेरी मदद करें, तो इसमें जो कृपया हो जाएगा वो क्या हो जाएगी बच्चों, आज्ञावाचक सर्वनाम हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार हमारी सर्वनाम समाप्त होती है। इतना ही आपको पढ़ के जाना है सर्वनाम में। उसके बाद बच्चों आपको वाक्य में क्या पढ़ना है, जो वाक्य रहते हैं उनमें यह पूछा जाए इस प्रकार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताए हैं 2 साल के प्रश्न बताए हैं, तो उन प्रश्नों को अवश्य आप देख कर जाइए, वो इम्पोर्टेंट हैं। उसी टाइप के प्रश्न आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे। और मैं सभी बच्चों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आपका पेपर है, उसके हो सकता है अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं पेपर अपलोड करूँगा, क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं जो आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आंसर शीट तो अवश्य ही अपलोड करूँगा। और मैं आपको समझाऊँगा कौन सा आपका सही है, कौन सा नहीं है। तो आप उस वीडियो से क्या करिए, मिला लेना एक बार कि कौन से प्रश्न आपके सही लगा कर आए हैं और आपको कितने अंक मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों। और आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको इसकी स्कॉलरशिप प्राप्त होगी, कब क्या होगा, सब इसमें आप इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ वाक्य क्या होता है। तो वाक्य के प्रकार विस्तार से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य क्या क्या होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ मैंने लिखे हैं कि विस्तृत वाक्य होता है, जो क्या होते हैं, नरेटिव। जैसे जो किसी बात को सूचना देता है, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ये वाक्य हमें क्या बता रहा है कि सूरज कहाँ से, एक सूचना दे रहा है कि सूरज हमें पूर्व से उगता है, कहाँ से, पूर्व से उगता है। तो इसमें एक सूचना दी जा रही है। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, विवरणात्मक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमें दूसरा वाक्य का होता है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो जैसे अगर किसी वाक्य में आपको प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, है ना। आदेशात्मक वाक्य कौन सा होता है, तो आदेशात्मक वाक्य में बच्चों आपको आदेश, निवेदन या सुझाव व्यक्त होगा। जैसे चुप रहो, यह क्या है, आदेशात्मक वाक्य है ना। उसके बाद देखिए अगला हमें दिया गया है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो यह कौन सा वाक्य है, इसमें आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, यह प्रार्थना वाला आपको वाक्य दिया गया है। तो वह कौन सा वाक्य होगा, विनयात्मक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जैसे आपको बोला गया कि इसमें है कि अरे यह क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर है कि अरे यह क्या हो गया, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, आश्चर्य वाला वाक्य हो जाए। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, आश्चर्यचकित वाला वाक्य हो जाएगा।
और इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये इससे क्वेश्चन आया था बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य प्रकार। आपसे एक वाक्य दिया गया था और उसमें पूछा था कि यह कौन सा वाक्य है। जैसे यहाँ दिया है बच्चा खेल रहा है, इसी प्रकार का एक वाक्य दिया था आपको, परीक्षा में आया था। तो उसमें पूछा था कि कौन सा वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर वो है मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य है। तो आपको इनमें से बताना था। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। तो सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक विषय और एक क्रिया हो। जैसे इसमें देखिए एक विषय दिया गया है हमें बच्चा, और क्रिया दी गई है खेल। तो एक विषय है और एक क्रिया है, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो अगला दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है जिसमें दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए, जैसे वो संयुक्त वाक्य होगा। जैसे वह पढ़ाई कर रहा था और मैं सो रहा था, ये दो वाक्य जुड़े हैं इसमें, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा या कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जो मिश्र वाक्य होता है बच्चों, जैसे जब बारिश होगी तब हम बाहर नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाक्य में आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं रहता, वह वाक्य भी जुड़े रहते हैं, तो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसे आपको एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो परीक्षा में बच्चों आपको इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि एक वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 4, उसमें पूछा जाएगा कि इनमें बताइए कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, या कोई और दूसरा वाक्य दे देंगे, नकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको उसमें बताना है। ये देखिए स्वर के आधार पर है, एक नकारात्मक और एक नकारात्मक में कुछ नहीं रहता बच्चों, नहीं रहेगा और नहीं लिखा रहेगा, और जो आपका सकारात्मक वाक्य रहेगा वो नॉर्मल वाक्य रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा वाक्य के बारे में पढ़ना था। अब बच्चों आपको एक या दो प्रश्न आपको उपसर्ग और प्रत्यय से भी आते हैं, तो आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि उपसर्ग क्या रहता है। तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि उपसर्ग रहता है यह वाक्य के पहले लगता है, और जो प्रत्यय रहता है वह जो क्या रहता है बाद में लगता है। जो भी आपका वाक्य रहेगा तो उसमें जो भी एक शब्द रहेगा तो वो शब्द के बाद में अगर जो चीज़ लगेगी तो वह प्रत्यय हो जाएगी, और उपसर्ग क्या लगेगा, पहले लगेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो हमारा अगला है, अगला प्रश्न आपको संधि विच्छेद से आएगा। जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद से आपको आएगा, जैसे अगर आपको उसमें है कि एक कोई शब्द दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो परिभाषा दी गई, सबसे पहले संधि विच्छेद की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप जैसे देखेंगे परिभाषा इसकी, तो देखिए संधि विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द को उसके मूल रूप में विभाजित करना। जब दो शब्द या ध्वनियाँ मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अगर दो शब्द या फिर दो ध्वनियाँ हैं जो मिलकर वो क्या कर रही है, एक नया शब्द का निर्माण कर रही हैं, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, संधि कहते हैं। जैसे उस शब्द को उसके मूल रूप में अलग कर दिया गया तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अगर आपको एक दिया गया है, जैसे ये दिया मैंने आशा धन, आप क्या लिखते हैं इसको, राम, तो क्या आ जाएगा इसका, अगर आप इसको जब ये क्या है, ये बच्चों ये चीज़ कहलाएगी संधि विच्छेद। ठीक है। और इसके बाद इसको अगर आप जोड़ देंगे, इन दोनों जो आपको शब्द दिए गए हैं या ध्वनियाँ दी गई हैं, जब इनको जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा नाम आशा राम आ जाएगा। या फिर आप एक आध एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लो राम धन पाल, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये क्या होगा, ये संधि विच्छेद है। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो रामपाल आएगा, रामपाल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये संधि हो जाएगी। ये संधि विच्छेद और ये संधि। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया गया, जैसे संधि 3 प्रकार की होती है मूलतः। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियाँ आपको पढ़नी है। जैसे स्वर संधि क्या रहती है, तो स्वर संधि में जो संयोग रहेगा वो किसका रहेगा, आपके स्वरों का संयोग रहेगा, और व्यंजन संधि में व्यंजन का रहेगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग का रहेगा। तो स्वर संधि में स्वर का संयोग किस प्रकार रहेगा, देखिए जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया अन्याय, जैसे लिखिए आधा ना, या में आ की मात्रा, आधा ना और या, ये क्या लिखा, अन्याय मैंने लिखा। तो जब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो आप किस प्रकार करेंगे, अन्य धन, अन्य होगा इसका संधि विच्छेद। तो इसमें देखिए जो ये इधर आप जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले आ आएगा, फिर धन आएगा, फिर आधा ना आएगा, फिर धन आएगा, फिर आधा या आएगा,
फिर आ आएगा। फिर उसके बाद इसको जब आप तोड़ेंगे इसका इस तरीके से टूटेगा और इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे आप, आ आएगा, फिर धा, फिर आधा ना, फिर धन या आधा, और उसके बाद या आ जाएगा। तो जब आप ये वाला और ये वाला आ, ये दोनों जब आ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये पूरा बड़ा आ बना देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए जब आप इसको क्या लिखेंगे, इसमें स्वर संधि में आपको क्या क्या याद रखना है। एक आ, धन, आ मिल के क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। और जो मतलब बड़ा आ और बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, बड़ा आ ही बनाएगा। इसी प्रकार आपको जो स्वर रहेंगे, जैसे आपके स्वर होते हैं ना जितने, आ ई है ना, आ ई उ ए औ औ, ये पूरे ये क्या रहेंगे, ऊ तक, ये पूरे दीर्घ संधि में आएंगे, है ना, स्वर संधि ये कहलाती है। मतलब इसमें आपको स्वरों का संयोग रहेगा। सीधी सी बात, आपको इतना याद रखना है। ज़्यादा आपको कठिनाई वाला चीज़ आपको पढ़ने का समय भी नहीं है, तो आप नॉर्मल चीज़ याद रखिए। जब आपको स्वरों का संयोग उधर मिले, जब आप छंदी विच्छेद करें, आपको इतना बस याद रखना है, जब आप विच्छेद करेंगे, जैसे कोई भी एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का आप दो धन में आप इधर आएगा एक शब्द और इधर, जब ये दोनों शब्द आप तोड़ेंगे तो जब ये दोनों शब्द आपने तोड़े हैं तो इन दोनों का अर्थ निकलेगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो इस प्रकार आपको तोड़ देना है। जैसे मैं आपको एक आध प्रश्न देता हूँ, आप जैसे अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे देवालय है, तो देवालय को अगर आप छंदी विच्छेद करेंगे तो देवधन आलय आ जाएगा, है ना। अगर आप देखिए हिमालय है, जैसे हिमालय, तो हिमालय का छंदी विच्छेद करेंगे तो हिमधन आलय आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको, इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। तो इस प्रकार आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है। और विसर्ग व्यंजन संधि में बच्चों क्या रहता है, उसमें व्यंजन का संयोग रहेगा। विसर्ग संधि में विसर्ग का संयोग रहेगा। तो और अगर आप विवरण से इसको और समझना चाहते हैं बच्चों, तो मैं एक आध कमेंट कर बताइए, तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी इतना समय है नहीं हमारे पास। तो चलिए बच्चों, आगे जो और दूसरा टॉपिक है उससे देखते हैं क्या पूछा जाएगा हमें। तो जैसे अगला जो टॉपिक है उससे हमें छंद पूछा जाएगा। तो छंद में देखिए इसमें क्या है कि छंद क्या होते हैं। तो छंद मतलब बच्चा ये होता है, जैसे आपने सुना होगा, कविताएं सुनी होंगी आपने, सोठा, दोहा, ये सब सुने होंगे और कविताएं सुनी होंगी। तो इनमें क्या रहता है, जो पारंपरिक भारतीय काव्य रहते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है छंद का। देखिए यहाँ छंद की परिभाषा क्या होगी कि छंद कविता या पाद्य में शब्दों और वर्णों की विशेष व्यवस्था, रचना को लय और ताल को बनाता है। यह भारतीय काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कविता को गेय सुंदर बनाता है। ठीक है, छंद की एक परिभाषा देख सकते हैं आप, इस प्रकार होगी कि छंद यह नियमित रचना है जिसमें मात्राएं, लघु लघु और बाणों की संख्या, यति और लय का निश्चय क्रम होता है। इसमें क्या होती है, मात्राएं आपको गिननी पड़ती हैं छंद में। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों कि इसमें 16 मात्राएं हैं, तो 16 मात्राएं किस में रहती हैं, है ना। और इसमें सोठा में कितनी मात्राएं रहती हैं, इसमें कितनी मात्राएं रहती हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 2022 में जब परीक्षा हुई थी तो उसमें भी आप देखना पुराना पेपर, तो उसमें भी आपको छंद से एक प्रश्न मिला था। और जो अभी आपकी 2023 में पिछले साल पेपर हुआ था उसमें भी छंद से 2 प्रश्न आए थे। तो देखिए बच्चों, और समझते हैं इसको थोड़ा सा और विवरण में कि जो क्या है छंद में। आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि चौपाई में 16 मात्राएं रहती हैं, रोला में 24 मात्राएं रहती हैं। आपको इतना बस याद रखना है कि कितनी मात्राएं रहती, तो आपको मात्राएं तो गिनना आती ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रूपमाला में 24, दिक्पाल में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, आला में वीर, दोहा में 13-11, सोठा में 11-13, बैरैया में 12-7 और उलाला में 15-13। इस प्रकार आपको ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें ये देखिए मात्रक छंद होता है, मुक्तक छंद और वर्णक छंद रहते, तो इनके ये प्रकार हैं। बहुत विवरण से है ये छंद, छोटा सा टॉपिक नहीं है, परंतु आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी कितने, जैसे 16 मात्रा किस में रहती हैं तो आपको लगा देना चौपाई में रहती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 11-13 किस में रहती हैं तो सोठा में रहती हैं, 13-11 किस में रहती है तो दोहा में रहती हैं। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने इस चार्ट के हिसाब से आपको बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर आप अपनी किताब में लिख लीजिए कॉपी में, जिससे आप बाद में एक बार रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमें अगला टॉपिक है वो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। तो इसमें रस के बारे में हमें पूछा जाएगा, 1-2 प्रश्न
प्रश्न तो हमेशा आते हैं रस में कि कौन सा रस है, और इसमें पूछा था कि स्थायी भाव क्या हैं। तो स्थायी भाव देख सकते हैं आप, रस के स्थायी भाव भी होते हैं, तो मैंने स्थायी भाव भी बताए हैं आपको कौन से रस में कौन से स्थायी भाव होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, यदि किसी वाक्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? आनंद। आपको अगर कोई भी एक काव्य दिया गया है या कुछ भी आपको एक कविता दी गई है, तो उसमें अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो उसमें क्या है, रस कौन सा है? आपको आनंद तभी आएगा जब आपको उसमें रस रहेगा। जैसे किसी में विभाव, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, करुणा रस रहता है, तो उसमें भाई एक प्रकार से दुखद चीज़ें बताई गई हैं। हास्य रस है, हास्य है, कोई कविता हास्य रस वाली है तो उसमें हंसी आएगी आपको, तो उसमें अनुभव होगा आपको, है ना। इसी प्रकार रहता है। तो अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि रस की संख्या कितनी है, तो सर्वमत सभी के मतों के अनुसार रस की संख्या बच्चों 11 होती है, और नाटक विधि के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। तो आपको हो सकता है यह भी आ जाए। और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। तो 3 होती हैं, देखिए 8, 9 और 11। तो भरत मुनि के अगर हिसाब से आपसे पूछा जाए कितनी संख्या होती है रस की, तो 8 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वमत के अनुसार कितनी होती है रस की संख्या, 9 होती है, 11 होती है। और नाटक विधि, जो नाटक विधियों में रस पूछे जाते हैं या नाटक विधि में जो रस किए जाते हैं, जिनमें एक प्रकार से भावनाएं जुड़ी रहती हैं, आप नाटक देखते होंगे तो वहाँ कितने रसों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर 9 रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनके आपको स्थायी भाव भी याद रखने हैं। जैसे पहला रस है श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, बीभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस। अब इनको आपको स्थायी भाव याद रखने। जैसे श्रृंगार रस का क्या होगा? रति होगा। करुणा रस का हो जाएगा शोक। हास्य रस का हास। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। बीभत्स रस का जुगुप्सा। भयानक रस का भय। अद्भुत रस का विस्मय। शांत रस का निर्वेद। भक्ति रस का ईश। और वात्सल्य रस का संतान। आपको इस प्रकार इन सभी के क्या रखने हैं? स्थायी भाव याद रखने हैं बच्चों। 11 हैं, देखिए इस प्रकार सर्वमत के अनुसार। तो मैंने 11 के पूरे 11 आपको स्थायी भाव बता दिए हैं। तो अगला बच्चों देखिए, हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची और एक शब्द के वाक्यांश और अनेकार्थी, इनसे भी आपको 1-1, 2-2 प्रश्न बनेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न बनने हैं बच्चों। तो आपको 1-1, 2-2 प्रश्न सभी टॉपिकों से इनसे बनने हैं। तो आपको इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़कर जाना है अपनी परीक्षा के पहले। और मैं कोशिश करूंगा पेपर भी आपको कहीं ना कहीं से देखने की। तो हो सकता है अगर मिलेगा मुझे कहीं से या कहीं से कुछ कर पाऊंगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो वो आप अवश्य पढ़कर चले जाना। तो देखिए यहाँ पर आप हिंदी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको पहले से आप तैयार कर रखिए। देखो, हिंदी, इंग्लिश और गणित, और इसके बाद आप विज्ञान भी कुछ हद तक पढ़ सकते हैं, और संस्कृत का भी आप कवर कर सकते हैं। संस्कृत में भी सरल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इन विषयों को अच्छे से देख लें थोड़ा सा, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, और आप हो सकता है क्वालिफाई भी हो जाएं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी इसकी। तो ठीक है बच्चों, जो मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची है बच्चों, इनका मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी। जब आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम पर, तो आपको एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी सर्च करना है, तो वहाँ आपको क्या मिल जाएगा? मेरा चैनल मिल जाएगा। तो उधर आप मैं इनके PDF या फिर एक आध फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको पढ़कर अवश्य चले जाइए। उतने ही आपको ज़्यादा पढ़कर नहीं जाने, थोड़ी सी मैं भेजूंगा, तो उनको आप पढ़कर जाइए थोड़ा सा। तो हो सकता है उनमें से अगर फंसना होगा, आना होगा, अगर आपकी किस्मत होगी अच्छी तो आ जाएंगे उनमें से, नहीं तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब तो बहुत होते हैं, सरल पूछे जाते हैं वैसे आप लोगों से, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अगला जो हमारा विषय है गणित, उसके थोड़ी प्रश्न देख लेते हैं और उसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में अब हम गणित के बारे में देखते हैं, थोड़ी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार आपको गणित की जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज कर जाना है अपनी परीक्षा से पहले। तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ देखिए मैंने कुछ आपसे जो पुराने पेपर थे उन्हीं से प्रश्न लिए गए हैं, इसी प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे इसमें देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, तो इन प्रश्नों को आप किस प्रकार हल करेंगे। जैसे इसमें पूछा गया है कि एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या को प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या होगा।
तो ऐसे 2 प्रश्न आए थे, 2-3 प्रश्न। तो जैसे बच्चों आप ये कक्षा 8वीं के बच्चों का है, देखिए तो वहाँ से मैंने लिया है, तो आप लोगों को दिया भी गया है अपनी पुस्तिका में, आप पढ़ेंगे जब आपकी बुक है जो, उसी में दिया गया है कि जो रो रहती है और जो ये रो क्या रहती है बच्चों, इस प्रकार आपने देखा हो, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और रो इस तरीके से ये रो रहती है। ये क्या है बच्चों, ये रो है, और ये जो इस तरीके से रहते हैं ये कॉलम। खड़े में क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं, ऐसे में जो आड़े रहते हैं उनको रो बोलते हैं, है ना। तो इसमें दिया गया है कि अगर प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा, पंक्ति की संख्या 8 है, जैसे कुल बच्चों की संख्या 8 होगी, तो जैसे अगर ये पंक्ति है, इस पंक्ति में देखिए बच्चों की संख्या 8 है, ये 8 डॉट लगे हैं तो ये 8 हो जाएगा। उस प्रकार देखिए इसमें दिया गया है, इसमें इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 गुणित 4, मतलब कुल बच्चों की संख्या 8 हो जाएगी, परंतु इसको लिखने का तरीका किस प्रकार होगा, 2 गुणित 4। तो पहले इनने क्या लिखा, 2, मतलब जो रो है पहले वो लिखी, तो इसमें आप रो काउंट करेंगे, पहले 1 2 3 4, 4 हैं तो आप पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 खड़े में आप गिनेंगे तो 6 हैं, तो इसमें आप 6 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिखने। अगर आपको इस प्रकार दिया रहे कि इसमें क्या है, तो 1 2 3 4 लिखेंगे, खड़े में कितनी, 1 2 खड़े में है तो 2 लिख देंगे, पहले 4 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। इस प्रकार अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखता है कि आपको पंक्ति में प्रदर्शित करने का तरीका पूछा गया हो, तो आप इस प्रकार आप कर आना उसको, आपका एकदम परफेक्ट आंसर करेक्ट निकलेगा और एक प्रश्न 100% इससे आएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आपसे अगर पूछा जाए कि इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि जैसे ये दिया गया है कि ये पूछा है कि 6 और 28 क्या है, भाज्य संख्या है, संपूर्ण संख्या है, विषम संख्या है या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों कि यह कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, 1 से शुरुआत होगी और ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद आपको सम संख्याएँ पता होनी चाहिए कि सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सब क्या रहेंगी, ये सम संख्याएँ रहेंगी। विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या रहेंगी, विषम संख्याएँ रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और जानकारी नहीं चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएँ रहती हैं और भाज्य संख्याएँ रहती हैं। तो जैसे अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होगी बच्चों, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या आएगी 5 7, ये अभाज्य संख्याएँ होती हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, सिर्फ एक का और इसी का भाग खुद का भाग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या मतलब जिनमें सभी का भाग चला जाए, तो जैसे वह भाज्य संख्या होती हैं। और उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें हमें जो पूछा गया इसमें 6 और 28 क्या है, तो 6 और 28 क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो संपूर्ण संख्या। कोई एक बच्चा है तो वो भाज्य संख्या लगा कर आया था, तो उसका आंसर गलत है, भाज्य संख्या नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण संख्या होगा। तो संपूर्ण संख्या क्या होती हैं, वह होती हैं तो बच्चों संपूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे अगर मान लो 6 है इसमें, तो 6 है, तो जैसे अगर 6 के आप पहले गुणनखंड निकालेंगे, 1 2 है इसका गुणनखंड, 3 है और 6 भी है, परंतु 6 नहीं लेना अपन को, क्या रहेगा, संपूर्ण संख्या पूछे। संपूर्ण संख्या आप समझिए क्या होता है, जब आप जो इनके गुणनखंड है 6 के, इन गुणनखंडों को जब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 3, तो जो इनका योग होगा वह भी 6 ही आएगा। इसी प्रकार अब जब आप अगली संख्या देखेंगे वो 28 है, तो इसमें देखिए 28 के जब आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद खुद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, है ना। ठीक है, और उसके बाद और क्या आएगा, तो इस प्रकार जब आप इनके जो इसके गुणनखंड आप निकालेंगे, तो आप इनके गुणनखंड किस प्रकार निकाल सकते हैं, और इन गुणनखंड निकालने की विधि वो भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो के टाइप में बता दूंगा। अभी आप देखिए, जब आप इनके गुणनखंड निकाल लेंगे तो आप इनको गुणनखंड निकाल के इनका जब योग करेंगे तो आपको 28 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि विषम संख्याएँ क्या होती हैं, भाज्य क्या होती है, सम, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य और पूर्ण संख्या हो गया, है ना, संपूर्ण संख्या हो गया। इसी प्रकार आपको संख्याओं से प्रश्न आएगा एक ना एक, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैं ना बता पाया हूँ और आप थोड़ा सा अपनी बुक से भी अच्छे से देख लीजिए
लीजिएगा कि अगर दिया गया होगा आपकी बुक में तो एक बार आपको पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आपको एक प्रश्न भिन्न से देखने को मिलेगा, तुल्य भिन्न, जैसे एक प्रश्न इसमें आया तुल्य भिन्न से। तो तुल्य भिन्न क्या होती है बच्चों? भिन्न क्या होती है, जैसे भिन्न में आपने देखा होगा, जैसे अगर मैंने 3/4 लिखा, तो अब 3/4 में एक क्या है जो ऊपर है इसको हर बोलते हैं, सॉरी अंश बोलते हैं, और जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं हर। तो ऊपर वाले को अंश होगा और नीचे वाले हर है। अगर इस प्रकार आपको कोई एक संख्या दी गई है या नंबर दिया गया है तो ये क्या है बच्चों? ये भिन्न है, एक प्रकार से ये क्या है? भिन्न है, इसको आप भिन्न बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ दिया गया था एक, ये जो आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में क्या दिया गया है? 1/3, मतलब ये 3 है हिस्सा, 1 2 3 हिस्सा हैं, पर जो डार्क हिस्सा है वह कितना भाग है? 1 है। तो जितना भाग डार्क रहता है वह ऊपर लिखते हैं, मतलब उसमें आप अंश में लिखेंगे। जिसमें जो तुल्य भिन्न बतानी थी तो तुल्य भिन्न रहती जो बराबर हो, तो इसमें देखेंगे आप, ये पहले वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। दूसरे वाला आप देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा। जो तीसरा वाला है इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो कितना? 2/6 आ जाएगा। उसके बाद इसको गिनिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 और 3 3 6, तो इसमें 1/6। तो आपको ये दिया गया था, इसी टाइप की भिन्न किस में दी गई है? तो आप इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। इसको काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, तो इसमें 1/3 आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अगर बच्चों आपको इस प्रकार का कोई डायग्राम वाला भिन्न का है और इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें चित्र दर्शाया गया तुल्य भिन्न को, तो आपको इसी प्रकार हल करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है वो है आपको कोण से पूछा जाएगा कि संपूरक कोण कौन सा होता है, पूरक कोण कौन सा होता है। तो आपको इसके बारे में भी पता रहना चाहिए कि पूरक कोण संपूरक कोण क्या क्या होते हैं। संपूरक कोण कितने 90 से अधिक रहता है उसको क्या बोलते हैं? 90 से जो बराबर रहता है या 90 से कम और अधिक, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपको इसमें 2 चीज़ें बस याद रखनी, जैसे जिन 2 कोण का योग 90 होता है, जिन 2 कोण का योग क्या होगा? 90 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। जैसे ये आपको दिया गया है, ये एक कोण है, एक ये कोण है, तो इन दोनों कोण का जब आप योग करेंगे तो इन दोनों कोण का योग है, जैसे ये एक कोण ये है, एक कोण ये बना, तो इन दोनों का अगर आप योग करेंगे उन दोनों का योग 90 आता है तो वो पूरा कोण हो जाएगा। अगर 2 कोणों का योग 180 आता है, जैसे आपको मैंने 2 कोण दे दिए, एक मान लो ये दे दिया, एक ये दे दिया मैंने और एक ये दे दिया, जैसे मैंने ये 100 दे दिया और एक 80 है ये, तो इन दोनों का जब आप योग करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस कोण को क्या बोलेंगे बच्चों? इस कोण को बोलेंगे समपूरक। तो पूरा कोण क्या हो जाएगा? जिन 2 कोणों का योग 90 होगा तो वो पूरा कोण, और जिन दोनों का कोण का योग 180 होगा तो वो संपूरक कोण। तो इसमें हमें बताना था कि संपूरक कोण होगा तो कौन सा होगा? जैसे अगर एक कोण है वो 90 से कम है तो वो दूसरा कोण 90 से अधिक होना चाहिए, तब वो संपूरक कोण होगा, क्योंकि 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 का होना चाहिए, इसीलिए उसमें 90 से एक कोण अधिक चाहिए पड़ेगा हमें, तो संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको इस प्रकार का अगर आए तो आपको कर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रश्न में पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका आपको, जैसे अगर मान लो, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी इसमें कि जो अगर कोई एक वेरिएबल है, जैसे a की वैल्यू ऊपर 0 है, यह इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी भी एक वेरिएबल दिया गया है तो उसके ऊपर अगर 0 लगा है तो उसका हमेशा मान 1 होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, इसका मान 1 हो जाएगा, और उसके बाद जब आप गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होगा। तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो 2 गुणित 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो देखिए जैसे हमें और भी नियम है, इसी के ऊपर आधारित थे ये नियम, तो मैंने आपको बताया ये नियम। देखिए जैसे अगर आपको कभी भी कोई एक संख्या दी गई है कि जिसमें आपको बताया है कि जैसे a के ऊपर m की घात है और a के ऊपर अगर n की घात है और a समान है, तो a में से आप a के ऊपर m माइनस n की घात लगाएंगे, इसका इस प्रकार सॉल्व करेंगे। और मतलब इसमें अगर आपको a के ऊपर अगर m की घात दी गई है और अगर a के ऊपर n की घात दी गई है तो आप a के m धन n बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार आप करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह घात के ऊपर जो भी आंसर आएगा वो लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अपनी परीक्षा में, तो आप इनको अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था पिछले साल कि 2x
2x-7, उसके बाद आपको इसमें योग करना है, ये देखिए लिखा है योग प्लस इसमें -x+2, तो इसको आपसे योग करते तो बनता ही होगा। देखिए 2x-7, ये -7 प्लस ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का तो ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसमें से आप घटाएंगे इसको, 2x में से x को घटाएंगे तो x आ जाएगा। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, ये ऋण का है। तो देखिए यहाँ प्लस प्लस था तो ये प्लस ही रहेगा। तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 5। तो x-5 किस में है, ये सी वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार आप हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें और भी प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे इसको आप पहले हल करेंगे, ठीक है, इसको आप पहले हल करेंगे। अगर आपसे हल करते नहीं आता है तो बड़ी समस्या है, आपको हल करना तो अब मैं सिखा नहीं सकता, आपको हल करना सीखना पड़ेगा। इसको हल किस प्रकार करना है तो देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हमें -3 दिया है बटे 5 है धन 6/15 है, आप ऐसे करिए यहीं काट लीजिए कि देखिए यहाँ पर है 30 से 3 कट जाएगा, 3 5 15, तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऋण के 6 आएंगे, यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। और ये ऋण रहेगा, 8 चौके 32 हो जाएंगे जो कि हमारे ऋण के रहेंगे, 32/15 पौने 75। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसका बोलेंगे एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा, और 25 थी 75 होता है, 6 थी 18 आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद ऋण क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जो हमारी अगली संख्या आएगी, मतलब ये 18 और 32 को आप जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और बटे में 75। तो ये कैसी संख्या आ रही है, धनात्मक संख्या आ रही है। तो आपको इसका आंसर लिख देना है, धनात्मक परिमेय हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए हमें और भी प्रश्न आएंगे, जैसे आपको माध्य निकालना है तो इसमें माध्य निकालने के लिए जैसे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्या हैं, शुरुआत की प्रथम प्राथमिक संख्या है। तो इनका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ना है, 7 धन 1 बटे 2 कर देना है। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, ये 8/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सी वाला ऑप्शन 4 इस प्रकार लगा देना है, ठीक है। अगला देखिए, इतने ही हमें देखिए प्रश्न हैं यहाँ पर। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको पूरे मैथ्स के और किस प्रकार आपको मैथ्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वह बताएं, क्या क्या आपको याद कर जाना है। और मैं बता दूं आपको मैथ्स में आपको थोड़े से 1-2 चीज़ें और देखनी है। जैसे आप मैथ्स में जैसे वर्ग वृत्त होता है, जो वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आपको ये याद करके जाना है। और जो वृत्त का परिधि होती है वह क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है ना, ये आपको याद कर जाना है। और उसके बाद जो आपका वर्ग रहता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना रहता है, वर्ग का क्षेत्रफल रहता है साइड स्क्वायर, है ना, ये याद करके जाना है। वृत्त थोड़ा सा आप मतलब जो क्षेत्रमिति वाले जो सवाल होते हैं उनको एक बार अवश्य देख कर जाइए, क्योंकि 1-2 प्रश्न वहाँ से भी आने की संभावना है। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। अब मैं ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाए। और अगर हो सकता है मुझे अगर एग्ज़ाम पेपर आपका मुझे मिलेगा तो बच्चों मैं आपको अवश्य अपलोड करूँगा, आप सभी को पता है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो मैं और अपलोड करूं तो चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करिए बच्चों। आपकी वार्षिक परीक्षा का भी जो टाइम टेबल आ गया है तो उसकी भी अच्छे से आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।